और क्या हृदय तो लिखा है आपको, हृदय तक। चलो अब अपन पढ़ेंगे आज रक्त। क्या पढ़ेंगे? रक्त। हृदय की अपन ने पूरी बात कर ली। अपन पढ़ रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, वह तंत्र जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाई, एंजाइम, विटामिन, हार्मोन्स तथा पोषक पदार्थों के परिवहन का काम करता है, रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। रक्त अध्ययन की दृष्टि से रक्त परिसंचरण तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक हृदय और दूसरा रक्त। हृदय के बारे में अपन ने सारी बात पढ़ ली। क्या होता है हृदय, क्या होता है आलिंद, क्या होता है निलय, क्या होती है धमनी, क्या होती है सिराएं, किस प्रकार शरीर के अंदर खून का जो प्रक्रम होता है, शरीर के अंदर रक्त के प्रवाहित का जो प्रक्रम होता है, वो अपन ने पूरा स्टेप बाय स्टेप देखा। कहां से खून शुरू होता है, किस प्रकार किन में शुद्ध चलता है, किन में अशुद्ध चलता है, कहां कैसे फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से हृदय में आता है, हृदय से शरीर में, शरीर से पुनः हृदय में, हृदय से पुनः फेफड़ों में, फेफड़ों से पुनः हृदय में। इस प्रकार खून का शुद्धिकरण होता है। ऑक्सीजन जाती है खून के साथ, पुनः कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है, पुनः ऑक्सीजन जाती है, यानी ऑक्सीजन की गैसों का आदान प्रदान करता है कौन? रक्त। अब अपन आज बात करेंगे रक्त के बारे में। तो रक्त का खून होता है जिसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक भाग होता है प्लाज्मा, एक भाग होता है कणिका। प्लाज्मा रक्त का वो भाग है जो तरल भाग है, यानी एक जो रक्त का जैसे होता है, अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, बाकी पूरा का पूरा एक तरल होता है, द्रव। जो तरल भाग होता है रक्त का, उसको प्लाज्मा कहते हैं, और रक्त के छोटी छोटे जो दाने होते हैं, कणिकाएं होती हैं, उनको रक्त कणिकाएं कहा जाता है। और प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा लगभग रक्त का 55% भाग होता है प्लाज्मा, और 45% भाग होता है कौन? कणिकाएं। उस 55% भाग के प्लाज्मा में से, उस प्लाज्मा में लगभग 95% जल होता है। 95% क्या होता है? जल। 90% 95% जल होता है। 10% उसके अंदर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है। और उधर कणिकाओं की बात करें तो कणिकाएं भी 3 प्रकार की होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं जिसको आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और एक प्लेटलेट्स या जिसको बिंबाणु कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की कणिकाएं होती है। अपन पूरा पढ़ेंगे प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा का क्या काम है, अंदर जो प्रोटीन है, प्रोटीनों का क्या नाम है, उन प्रोटीनों का शरीर में क्या योगदान है, इसके अलावा 3 कणिकाओं का क्या काम है, इनको किन नाम से जाना जाता है, कहां पाई जाती है, क्या प्रक्रिया है, एक एक के बारे में एग्जाम की दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले तो बात करते हैं किसकी? रक्त की। पहले तो अपन रक्त का परिचय पढ़ते हैं। रक्त क्या है? अब अपन हृदय पढ़ लिया है, अब अपन उसी में आगे चल रहे हैं। अपन पढ़ रहे हैं उसी रक्त परिसंचरण तंत्र में अपन किस भाग को पढ़ने जा रहे हैं? रक्त को। रक्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लड। चलो ठीक है, रक्त, रक्त या रुधिर। तो देखो, रक्त एक कैसा ऊतक है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये लाइन याद रखना, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक कैसा पदार्थ है? क्षारीय। हाँ, क्षारीय पदार्थ का मतलब है रक्त का पीएच मान कितना होता है भाई? हाँ, ये याद रखना है, रक्त का पीएच मान 7.4 है, यानी रक्त एक क्षारीय पदार्थ है। रक्त शरीर में क्या हुआ? हाँ, शरीर में 5 से 6 लीटर होता है। बहुत अच्छी बात बताई। हाँ हाँ, जो शरीर के भार का 7%, अगली लाइन में मैं लिखा दूंगा। रक्त शरीर में गैसों का आदान प्रदान,
एंजाइम वो हार्मोनों का परिवहन तथा उत्सर्जन निष्कासन में सहायक है। रक्त शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। मानव में रक्त लगभग 5.5 लीटर, कितना? हाँ, 5.5 लीटर, अर्थात ये याद रखना है, अपने भार का कितना प्रतिशत? 7% होता है। कहीं आपको 8 लिखा हुआ तो सुधार कर लेना, या 7 लिखा हुआ है। अपने भार का 7% होता है। शरीर का जो वजन होता है ना, उसका लगभग 7% उसमें क्या होता है? आदमी में खून होता है। भ्रूण में रक्त निर्माण की प्रक्रिया यकृत में होती है, जबकि जन्म के बाद ये प्रक्रिया अस्थि मज्जा में होती है। जन्म के बाद ये प्रक्रिया अस्थि मज्जा में होती है। रक्त का संग्रहण पलीहा, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, में होता है। इसलिए इसे ब्लड बैंक कहा जाता है। पानी कौन लाएगा?
देखो लिख लिया ना सभी ने? हाँ, आगे अपन को समझना है, पहले समझना फिर लिखना है यहां से। अब अपन ने बात की रक्त की, किसकी? रक्त। ये बात रक्त की, रक्त को दो भागों में बांट दिया। यहां से समझना है एक एक पॉइंट को। रक्त को अपन ने दो भागों में बांटा, एक भाग क्या? प्लाज्मा। क्या हो गया? प्लाज्मा। और दूसरा भाग हो गया क्या? कणिकाएं। ओके, ये लगभग रक्त का अपन बात करें लगभग 55 से कितना प्रतिशत? 60%। रक्त का 55 से 60% भाग है और ये कणिकाएं 40 से 45%। यानी लगभग फिक्स आंकड़ा माने तो वो 55 है और ये 45% कणिकाएं होती है। चलो ठीक है, फिर बात करें इसकी प्लाज्मा की। प्लाज्मा को अपन दो टुकड़ों में करते हैं। प्लाज्मा की बात करें, एक तो इसमें होता है जल। क्या होता है? जल। और एक सारे अन्य होते हैं जिसके अंदर मुख्य रूप से होता है कौन? प्रोटीन। कौन होता है? प्रोटीन। और इसके अंदर जल होता है कितना प्रतिशत? 90%। और 10% इसमें क्या होती है? प्रोटीन। इधर बात करें, कणिकाओं को तीन भागों में बांटा गया। एक होती है आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं, इसका पूरा नाम क्या है? लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिकाएं, इसका क्या है? हाँ, श्वेत रक्त कणिकाएं। और इनका क्या है? इसको क्या कहेंगे? बिंबाणु। क्या कहेंगे? ये इनका इंग्लिश और हिंदी नाम है। अब इनका बात करें इनका रासायनिक नाम, तो इसको कहते हैं क्या? इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स, इसको इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। और इसको क्या कहा जाता है? अरे क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। इधर बात करते हैं इस प्रोटीन की, तो ये प्रोटीन भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। एक एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, एक प्रोटीन का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। तो दूसरा होता है फाइब्रोनेजिन, फाइब्रोजिन। अब समझना एक एक पॉइंट के ऊपर आपको समझना है। सबसे पहली बात अपन ने की रक्त की। रक्त को मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया, किसमें? प्लाज्मा और कणिका में। अब प्लाज्मा पूरे रक्त का प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? 55। और इसको यदि 100% माने तो इसका 90% तो इसमें क्या होता है? जल। ठीक है, जल को तो अपन केमिस्ट्री में पूरा पढ़ लेंगे जल है क्या। इधर बात आई प्रोटीन। प्रोटीन को अलग से तो अपन पढ़ेंगे जब पोषक तत्व पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब होते हैं। मुख्य रूप से अपना फोकस किसके ऊपर? प्रोटीन। और प्रोटीन में दो प्रकार के, फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, दो प्रोटीन होते हैं। ये दोनों रक्त का थक्का बनने में क्या है? सहायक है। इसलिए प्लाज्मा का मुख्य काम होता है वो तरल, और ये दोनों क्या करते हैं? रक्त को थक्का बनाने में सहायक है। इसके अलावा थ्रोम्बोसाइट्स भी सहायक है, ये प्रोटीन का हिस्सा। कणिकाओं में बात करें तो तीन कणिकाएं, तीनों का ये वैज्ञानिक नाम, फिर इनकी अपन एक एक के बारे में पूरा एक्सप्लेन पढ़ेंगे। यानी अब प्लाज्मा को अपन पूरा पढ़ेंगे, इन प्रोटीनों का प्रचार पढ़ेंगे, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को समझेंगे, और इन तीनों का विस्तृत पढ़ेंगे, शरीर में इन तीनों का योगदान पढ़ेंगे। चलो लिखो, ये पाई चार्ट लिख लो, उसके बाद अपन एक एक को पढ़ते हैं। फाइब्रोनो
लिख लिया। हो गया, लिख। चले, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहां से प्रश्न सारे, ये इन तीनों के नाम आपको याद रखने ही रखना है, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। इनके नाम इंपॉर्टेंट बात है। क्या? हेपेरिन, हेपेरिन का श्रावण यकृत से होता है? हेपेरिन रहता कहाँ है? तो हेपेरिन का श्रावण मैं कह रहा हूं ना, इस यकृत में होता है, जो शरीर के अंदर खून को रक्त का थक्का बनने से रोकता है। जैसे ये प्रोटीन है, ये रक्त का थक्का बनने में क्या है? सहायक है। और हेपेरिन रक्त को थक्का बनने से रोकता है। ये मैंने लिखवाया आपको यकृत में, शायद यकृत पढ़ा है तब लिखाया ना। इससे हेपेरिन नामक प्रोटीन का श्रावण होता है, जो शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने से रोकता है। ये यकृत में लाइन लिखाई होगी मैंने, यकृत ग्रंथि पढ़ाई तब। है इसका है? के पढ़े हो? पेसोफिल कहाँ होता है? हाँ, तो हेपेरिन कहाँ लिखा है? हेपेरिस का श्रावण। अच्छा, अच्छा, ये तीनों प्रकार की श्वेत कणिकाएं तीन प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, इनोनेशियोफिल, बेसोफिल। हाँ होती है, वैसे ये तीन प्रकार की होती है। जैसे बेसोफिल सबसे बड़े आकार की होती है, लेकिन इतना अपने जाना नहीं है बात है इनके उपभागों तक। बाकी सही है, ये श्वेत रक्त कणिकाएं तीन प्रकार की होती है। जैसे बेसोफिल होती है, जो सबसे बड़े आकार की होती है। अपने गाड़ी जहां काम से है वहां तक रोक देंगे, बाकी थे ज्यादा टेंशन मत करियो। अपने पढ़ाई उड़ो थाने 100% की हुई। हाँ, इन बात की, इस बात की गारंटी है अपने पास। अब देखो प्लाज्मा, प्लाज्मा की बात करें, किसकी? प्लाज्मा, ये एक पीले रंग का। अब आप कहोगे कि खून का रंग तो क्या होता है? लाल होता है। लाल का कारण कौन है? हीमोग्लोबिन, वो अपना आरबीसी में पढ़ेंगे। वैसे ये कुछ खून का गाढ़ा पदार्थ होता है ना। एक देखो, खून में मैंने क्या बताया, दो भाग है, एक प्लाज्मा ने एक कणिकाएं। कणिकाएं तो ओनली फॉर दाने हैं, बाकी जो पूरा का पूरा पानी की तरह जो तरल भरा हुआ पड़ा रहता है उसको अपन क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। तो ये एक प्रकार का पीले रंग का चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है, यानी चिपचिपी प्रवृत्ति का होता है, चिकना होता है। और कैसे रंग का होता है? पीले रंग का होता है, जो कुल रक्त का 55% भाग होता है, जबकि इसमें 90% क्या होता है? जल होता है। और यह रक्त को तरल अवस्था में बनाए रखने में सहायक है, जबकि इसमें उपस्थित दो प्रकार के प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में क्या है? सहायक है। तो यही बात अपन को इसमें पढ़नी है। तो प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ, पीले रंग का यह रंग, इसका थोड़ा याद रखना आप। पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ, और कुल रक्त का कितना? कुल रक्त का
55% भाग होता है, जबकि इसमें 90% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। ये रक्त को तरल अवस्था में बनाए रखता है। इसमें उपस्थित दो प्रोटीन थे, अभी अपन ने पढ़ा, क्या नाम है? फाइब्रोनोजिन तथा प्रोथ्रोम्बिन। प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। इसके अलावा बात करें प्लाज्मा में से यदि प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन निकालने के बाद का भाग सीरम कहलाता है। ये याद रखना, सीरम क्या होता है? ये है अपने प्लाज्मा की बात। अब देखो, यहां तक की सारी बात आपको समझ में आ चुकी है। एक लाइन मैंने नहीं लिखाई। प्लाज्मा जैसे पूरा हिस्सा प्लाज्मा है, प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन यदि प्रोटीन को निकाल देंगे, शेष हिस्सा बचता है, उसको क्या कहा जाता है? सीरम। और ये डॉक्टर द्वारा खून की जांच जो ली जाती है वो किसकी ली जाती है? सीरम की ली जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कोरोना के समय ये प्लाज्मा बैंक बहुत चर्चित रहा था। ये बहुत गहरी कहानी है। यहां से हो गया प्लाज्मा, तो फिर आगे बढ़े आरबीसी। रक्त का थक्का बनना अपन अलग से पूरा पढ़ेंगे, ये कणिकाएं सारी पढ़ लेते हैं। उसके बाद रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया पढ़ेंगे अपन। लिख लिया सभी ने? अब अपन बात करें आरबीसी की। किसकी? आरबीसी, जिसको कहते हैं क्या? लाल, हाँ, लाल रक्त कणिकाएं। चलो ठीक। अब देखो आरबीसी की बात करें, आरबीसी, पहली बात तो इसे क्या कहा जाता है? अरे इसे एक और नाम से जाना जाता है जो मैंने लिखा है, इरिथ्रोसाइट्स। क्या कहा जाता है? इसे इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। पहली बात तो
दूसरी बात, इसकी शरीर में संख्या कितनी, इसकी शरीर में संख्या लगभग कितनी होती है? 5 लाख या 50 लाख? 50 लाख। इसकी शरीर में संख्या लगभग 50 लाख होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका जीवन काल कितना होता है? हाँ, इसका जीवन काल 120 दिन। इसका मतलब कितने महीने? कितने महीने? अरे 4 महीने। कभी 120 दिन ने लेकर क्या लिखा हुआ जाए? 4 माह। ठीक है। इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण कहाँ होता है? बिल्कुल, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और ये नष्ट कहाँ होती है? ये भी बात आपको लिखाई हुई आ चुकी है। यह पलीहा में, किसमें? पलीहा कोई तिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी अपने पास में आया था पलीहा तिल्ली, या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? स्प्लीन में क्या होती है? नष्ट होती है, नष्ट होती है। इसलिए इसे आरबीसी का क्या कहते हैं? लिखा है कि नहीं लिखा है? एकदम याद है ना? इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। अगली बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट किसका? इसका इनका मुख्य कार्य, आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या है भाई? इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य गैसों का, गैसों का मतलब किसका? CO2 तथा O2 का क्या करना? आदान प्रदान करना। और अगली बात, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, कौन? आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक पाया जाता है। वर्णक पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है? जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, खून का रंग लाल होता है। अगली बात, हीमोग्लोबिन में लोहा, जिसको साइंस में क्या कहते हैं? आयरन। आयरन तत्व पाया जाता है। अगली बात, आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा? आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अब बताओ और क्या लिखा है आरबीसी का आपको? बड़ी बात,
स्तनधारियों में, किसमें? हाँ, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और अपवाद कौन है इसका? ऊंट और लामा। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि ऊंट व लामा, हाँ, इसके अपवाद है। और बोलो क्या लिख पाए? क्या? अच्छा, सबसे छोटी आरबीसी किस्तूरी मर्ग में। अच्छा, ठीक है। बहुत लिखा दिया आरबीसी में। हो गया क्या? पीछे बढ़ाओ, लिख लिया? क्यों चल रहा है अभी? लिखो लिखो लिखो। समझ में आ रहा है ना? है बहुत सरल, ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं। याद हो रहा है ना? ज्यादा नई बातें आ ही नहीं रही। आप कुछ दिन पढ़ोगे ना, वापिस वही बातें घूम घूम के बहुत आएगी। है वो लामा आप पूछते हो, या तो घड़ियाल क्या होता है, या क्या पूछते हो, लामा क्या होता है? लामा एक प्रकार का, मेरे हिसाब से ये बर्फीले क्षेत्र में रहने वाला जंतु है। लामा ये पहाड़ी इलाकों में, बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। बाकी देखा तो मैंने भी नहीं है इसको। तो इस मारवाड़ में हमने देखी कहा है, क्या है? गाडर देखी है। गाडर का कहीं उदाहरण आता है तो एक्सप्लेन आराम से कर सकते हैं। ये एक प्रकार का दुधारू पशु है। कौन? गाडर। और सबसे ज्यादा उसमें वसा पाई जाती है ना। लड़ड़ी के दूध में बहुत बड़ी कीव है। हाँ, बड़ी ताकत है। यदि ठोकी जो है टेमात है तो है हुलुड़ा कोरोन। ठीक, आगे बढ़े। वेरी गुड। हाँ, अब अपन ने आरबीसी पढ़ ली। अब अपन पढ़े क्या? डब्ल्यूबीसी, जिसको कह क्या हुआ है? हाँ, लंबा। ठीक, वेरी गुड। लगभग मैंने बताया वैसा ही है, और कुछ फर्क है? श्वेत रक्त कणिकाएं। चलो, श्वेत रक्त कणिकाएं, जिनको कहते हैं क्या? डब्ल्यूबीसी। चलो, अब बताओ इसे, या इसे क्या कहा जाता है? बताओ, मैंने लिखाया। अरे, डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? इसे ल्यूकोसाइड्स क्या कहा जाता है? हाँ हाँ, इसे ल्यूकोसाइड्स भी कहा जाता है।
इनकी शरीर में कुल संख्या 8 से 10,000 होती है। और इनका जीवन काल कितना होता है? अरे इनका जीवन काल, वैसे जीवन काल सिर्फ आरबीसी का याद रखना है, पूछा जाता है। उनका 4 महीना है और उसका 4 दिन है। इसका जीवन काल लगभग 7, हाँ लगभग 4 से 7 दिन होता है। और इनका निर्माण भी कहाँ होता है? इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इनका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? अरे मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करना? रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब होता है रोगों से लड़ने की शरीर में क्षमता को क्या करना? विकसित करना। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देती है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ावा देती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे शरीर का फौजी कहा जाता है, शरीर का सैनिक कहा जाता है। ये रक्षक है। जिस प्रकार देश का रक्षक सैनिक होता है, उस प्रकार शरीर की रोगों से रक्षा कौन करता है? WBC। इसलिए इसे शरीर का सैनिक कहा जाता है। बात करें अधिकता से रोग, यदि इसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाए तो क्या होता है? अधिकता से रोग की बात करें तो कौन सा होता है? अधिकता से रोग ब्लड कैंसर होता है या कमी से होता है? ब्लड कैंसर कमी से टाइफाइड या अधिक, इसकी अधिकता से ल्यूकेमिया या कमी से होता है? ब्लड कैंसर जिसको ल्यूकेमिया कहते हैं, अधिकता से होता है कमी से? कौन सा? ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर? सही कह रहे हो, जिसको ब्लड कैंसर है। चलो, और कमी से टाइफाइड, कमी से रोग। टाइफाइड है, केंद्रक इसमें उपस्थित होता है। आरबीसी के अलावा दोनों में प्लेटलेट्स और इन दोनों में केंद्रक पाया जाता है, तो ध्यान रखना ही रखना है। सिर्फ आरबीसी में स्तनधारियों में नहीं होता है, बाकी वाले वर्गों में होता है। वो स्तनधारियों के लिए विशेष है और मुख्य रूप से एग्जाम में मानव साइंस आती है, इसलिए स्तनधारियों का हिस्सा है मानव।
हो गया क्या सबके? हो गया तो फिर अपन प्लेट लेंस पढ़े। यहां तक समझ में आ गया ना कहानी? ये अपनी श्वेत रक्त, ये आरबीसी, ये अपना प्लाज्मा, ये रक्त का वर्गीकरण और ये रक्त का परिचय। अब अपन बात करें अगली बात करें किसकी? अगला कौन है? प्लेट लेंस। प्लेट लेंस, प्लेट लेंस, प्लेट लेंस, क्या बात है। प्लेट लेंस या क्या कहा जाता है? बिंबाणु। इसे क्या कहा जाता है? और इसे क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट। ये याद करते रहो, साथ साथ में हो जाएंगे ऐसे। थ्रोम्बोसाइट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। इसकी शरीर में कुल संख्या लगभग 2 से 3 लाख होती है। डेंगू बीमारी होने पर, कौन सी? हाँ, डेंगू बीमारी होने पर इनकी संख्या में क्या आती है? हाँ, लगभग 80,000 तक पहुंच जाती है। अगली बात करें इनका जीवन काल। इसका जीवन काल कितना होता है? कितना? 1 सप्ताह। इनका जीवन काल 5 से 7 दिन का, मतलब दोनों का ये सप्ताह ही मानो, वो तो और भी कम होती है, 4 से 5 दिन, 5 से 7 दिन, ये 5 से 7 दिन होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका काम क्या है। तीनों का एक काम आपको जरूर याद रखना है। बिंबाणु क्या काम करता शरीर में? इसका प्रमुख कार्य, इसका मुख्य कार्य रक्त का क्या बनाना? हाँ, इसका प्रमुख कार्य रक्त का थक्का बनाना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे प्रमुख कार्य रक्त का थक्का बनाना। और WBC का प्रमुख कार्य रोगों से लड़ना, और RBC का W कार्य गैसों का आदान प्रदान करना। ये तीनों का प्रमुख कार्य अपन को याद रखना ही रखना है। बाकी इसमें ज्यादा कोई ऐसी रक्त का थक्का बढ़ाने का मतलब समझते हो आप? भाई रक्त का थक्का बढ़ाने का अर्थ क्या होता है? भाई रक्त का थक्का बनने का मतलब क्या हुआ ये बताओ? हाँ बिल्कुल, रक्त का थक्का बढ़ने का मतलब है रक्त का जमा होना। यानी चोट लग जाए, खून बाहर आती है, जो रक्त जमा होता है चोट लगने के बाद रुकता है ना, उसको बोलते हैं रक्त का थक्का। ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं इंग्लिश में, रक्त का थक्का बनना। जिसके लिए थ्रोम्बोसाइट्स सहायक है। इसके अलावा प्लाज्मा में 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिसका नाम अपन ने शुरुआत में किया, फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। दोनों प्रोटीन, थ्रोम्बोसाइट ये बिंबाणु, प्लेटलेंस कण,
इसके अलावा कौन, इसके अलावा विटामिन, कौन सा विटामिन सहायक है रक्त के थक्का बनाने में, पढ़ा है ना कभी, कौन सा सहायक है भाई, विटामिन के, विटामिन के। इसके अलावा कैल्शियम, शरीर में कैल्शियम की मात्रा, विटामिन के की मात्रा, थ्रोम्बोसाइड की मात्रा तथा फाइब्रोजिन तथा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की मात्रा शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। जबकि यकृत से स्रावित, लीवर से स्रावित हिपेरिन प्रोटीन रक्त का थक्का नहीं बढ़ने में सहायक है, रक्त को तरल बनाए रखने में क्या है, सहायक है। क्योंकि शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बढ़ना चाहिए, अंदर बढ़ेगा तो नसें जाम हो जाएगी, अंदर तो रक्त तरल रहना चाहिए, चोट लगते ही रक्त क्या होना चाहिए, थक्का बढ़ना चाहिए। तो ये बात अपने यहां लिख लेते हैं, नोट लगा के कुछ बातें लिखो। अपने नोट बना के या कुछ पॉइंट लिख लो। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन कौन है भाई? तो अब देखो यहां पर अलग अलग बात करें, जैसे विटामिन की बात करें तो विटामिन तो कौन सा, के। तत्व की बात करें, कौन सा तत्व सहायक है, कैल्शियम। कौन सा है, हाँ, विटामिन के और कैल्शियम। यदि बात करें ये इनकी कणिकाओं की, कौन सी कणिका सहायक है, कौन सी कणिका, अरे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेंस, प्लेटलेंस, तो जिसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइड्स, क्या कहते हैं, हाँ, तो प्लेटलेंस की बात करें तो थ्रोम्बोसाइड्स। इसके अलावा बात करें कौन से प्रोटीन सहायक है, तो दोनों ही, फाइब्रोनोजिन वो प्रोथ्रोम्बिन, दोनों ही सहायक। ठीक है, इसी कदम में अपन आगे बढ़ते हैं। इसी का दूसरा पॉइंट अपन लिखते हैं, हिपेरिन, किसका, हिपेरिन प्रोटीन का शरीर में योगदान, कार्य। या इतना ही लिखते हैं अपन, जैसे पॉइंट अपन ने लिख दिया है हिपेरिन प्रोटीन। इसके सामने पहली बात तो ये रक्त को क्या करती है, शरीर के अंदर थक्का बनने से रोकती है, शरीर के अंदर थक्का बनने से क्या करती है, हाँ, थक्का बनने से रोकती है। दूसरी बात, ये कहां से स्रावित होती है, ये वैसे लिखाया था मैंने, यकृत। यकृत को क्या कहते हैं, जिगरा कहते हैं, पता है ना आपको, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं, हाँ, स्रावित होती है। अगली बात करें, एक ऐसा रोग होता है, रोगों में अपन और पढ़ेंगे इस बात को, एक रोग होता है जिसका नाम होता है हीमोफीलिया। क्या होता है, नाम सुना है हीमोफीलिया का, सुना नहीं सुना, हीमोफीलिया नामक रोग होता है, उसके अंदर रक्त का थक्का बिल्कुल नहीं बढ़ता है। यह सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को हुआ था दुनिया में, इसलिए इसको शाही रोग कहा जाता है, हीमोफीलिया। इंपॉर्टेंट है, रोग में और पढ़ेंगे, तो लिखो, यानी तीसरा पॉइंट, ये अच्छे पॉइंट है, हीमोफीलिया। नोट लगा के अपन लिख रहे हैं ना, चाहे टॉपिक से थोड़े हटके हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं कहीं तो रक्त के थक्के बढ़ने से संबंधित है। और रोग पढ़ेंगे तब और बात आएगी इसकी, और यकृत पढ़ा तब इसकी आई, जब कैल्शियम पढ़ेंगे तब इसकी आएगी, विटामिन के पढ़ेंगे तो और इसका जिक्र होगा, तो वापिस आती रहेगी। हीमोफीलिया रोग, ये पहली बात तो ये आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है, हाँ, अपन रोगों को अलग अलग पढ़ेंगे। आनुवांशिक रोग है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, आनुवांशिक रोग है। दूसरी बात, इसके अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है इस रोग में,
और सर्वप्रथम हाँ इंग्लैंड महारानी एलिजाबेथ को हुआ था। बेथ को होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? शाही रोग होने के कारण कैसा रोग कहते हैं? शाही, राजाओं का रोग है, इसे शाही रोग कहा जाता है। ये पॉइंट अपन को और एक्स्ट्रा में याद रखने हैं। रख लोगे नहीं याद तो? और जो क्लास टेस्ट होगा ना उसमें यहाँ तक पूरा आएगा। यहाँ क्या कल जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो भी क्लास टेस्ट में आएगा। क्लास टेस्ट की तैयारी करते रहना साथ में, जितनी पढ़ाई है क्लास टेस्ट में, जितने तंत्र पढ़ाए आपको कोशिका, कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और ये रक्त परिसंचरण, इतना ही पढ़ाया है ना। हाँ, अभी अपने रक्त परिसंचरण पूरा हुआ नहीं है। अपन को अभी तक ब्लड ग्रुप पूरे पढ़ने हैं, ब्लड ग्रुप पढ़ने हैं, RH कारक पढ़ना है, पैदा होने वाली संतान के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, छोटा सा, वो भी आधे घंटे का टॉपिक आराम से है, समझने लायक मुद्दा है उसके अंदर, पूरा आधा घंटा वो। और कल लगभग अपने साथ साथ में उत्सर्जन तंत्र को भी क्या कर देंगे, पूरा उसका ब्लड ग्रुप वाला पोर्शन पढ़ लेंगे, आधा घंटा उसमें आराम से लेंगे। वहां से क्वेश्चन आता है ना, वो रटने लायक नहीं है, पूरा चीज कॉन्सेप्ट समझने लायक है। ओ हॉस्टल में आता सीधा हो या कोई हीरो हीरो जिम ना हो इसमें पढ़ा बस है, बनता तो है भी। नहीं नहीं तेने डॉक्टर वाला प्रश्न पूछ लिया मेरे से है? दिल्ली की कुंगर, हाँ अच्छा दिल्ली का, हाँ वहां नष्ट हो जाता है खून, जैसे आरबीसी का दिल्ली के अंदर तो नष्ट होती है आरबीसी, वहां आरबीसी नष्ट हो जाती है तब नसों में जल भर जाता है, और आरबीसी नष्ट होती है तो पीछे पानी बचता है, प्लाज्मा बचता है, प्लाज्मा में 90% क्या है, पानी है, बिना कणिकाएं पानी है वो। जब आरबीसी नष्ट, और वो उसमें मैंने लिखा है नहीं आरबीसी में आपको, जो ये आरबीसी 45% कुल कणिकाएं होती है ना, उसमें से 99% अकेली आरबीसी, उसे 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों ही होते हैं। आरबीसी का बहुत बड़ा योगदान है। जब आरबीसी नष्ट हो गई इसका मतलब, तो बताओ हीमोग्लोबिन का काम क्या है? अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, बताओ हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? रक्त का रंग लाल करना, ये तो उसके कारण हो जाता है अपने आप, भाई आधा काम तो उसकी एंट्री से हो गया,
लाल रंग दो, लेकिन उसका कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का काम क्या है? मैं ऑप्शन देता हूं, आप बताओ। हीमोग्लोबिन का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना, रक्त को तरल बनाए रखना, रक्त को थक्का बनाने में सहायक, या फिर लिख सकते हो आप ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक। बताओ मेरा क्वेश्चन है क्या, दोबारा सुना देता हूं, आपका सही भी हो सकता है। तो हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य है, ऑप्शन ए रक्त को तरल बनाए रखना, रक्त को थक्का बनाने में सहायक, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना और ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक। ए ऑप्शन मेरा था रक्त को तरल बनाए रखना। कौन कौन सहमत है भाई? अब देखो, मेरा क्वेश्चन ये था कि हीमोग्लोबिन का कार्य यही था ना, हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य, हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य है ए ऑप्शन, जैसे मैं लिख देता हूं रक्त को तरल बनाए रखना। बी ऑप्शन रक्त का थक्का बनाए रखना। सी ऑप्शन रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना, क्षमता विकसित करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। और डी ऑप्शन ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्यों भाई, अब ये सबका आंसर एक कैसे हो रहा है? हाँ, वैसे सर्च भी हो गए, इसके अलावा कॉपी भी खोल दी कि जहां हीमोग्लोबिन लिखा है वहां ऑक्सीजन कार्बन डाई लिखा हुआ है, नेड़ो नेड़ो। अरे आप समझो, आरबीसी के अंदर होता कौन है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी का काम गैसों का आदान प्रदान करना, यानी O2 और CO2 का। तो बताओ हीमोग्लोबिन का भी काम क्या है? ये हीमोग्लोबिन ही रक्त आरबीसी के अंदर है, जिसके कारण ही होता है। ये एक चुंबक की भांति काम करता है, जैसे चुंबक लोहे से कैसे चिपक जाती है, उस प्रकार हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में क्या हो जाती है? चिपक जाती है। जाते वक्त ऑक्सीजन चिपक के चली जाती है और आते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके चिपक के आ जाती है। हीमोग्लोबिन का काम क्या रहेगा? ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो इस टाइप, इतना पढ़ाने के बाद इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। अब मैंने पढ़ाई हुई में से पूछा ये प्रश्न।